तो हम पिछली क्लास में थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देख रहे थे। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक बार मैं ब्रीफली दोबारा से बता देता हूं, फिर हम उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बाद हम डायरेक्टली दो न्यूमेरिकल एंट्रोपी की ओर देख के, ताकि सर हर वैरायटी का क्वेश्चन हमारा कवर हो जाए, फिर हम नेक्स्ट स्टेट फंक्शन पे जाएंगे, गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन। तो पहले थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक बार दोबारा देख लेते हैं। इस लॉ की एक ही स्टेटमेंट है, वो ये, किसी भी सॉलिड जो कि परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड हो, प्योर सॉलिड, जिसमें एटम्स वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, तो ऐसे केस में किसी सॉलिड के अंदर एंट्रोपी विल बी जीरो, प्रोवाइडेड दैट सॉलिड शुड बी एट 0 केल्विन। किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में, प्योर सॉलिड में 0 केल्विन पे जाके एंट्रोपी जीरो होगी, क्योंकि 0 केल्विन पे उस मॉलिक्यूल के, उस सॉलिड के अंदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, they cannot perform any kind of the motion. They cannot perform translational motion. They cannot perform rotational motion. They cannot perform any kind of even vibrational motion. इसलिए atoms and molecules in the solid, they are just like being, they are in frozen state. Frozen state समझते हो, like जम गए, जिस पोजीशन में वहीं पे अकड़ गए। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एटम बहुत नाइसली पैक्ड होते हैं, एक परफेक्ट ऑर्डर, एक अरेंजमेंट होता है उनकी पैकिंग का। इसलिए ऐसे सिस्टम के अंदर रैंडमनेस का कोई स्कोप ही नहीं है, या यूं कह लो ऐसे सॉलिड के अंदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के पास अपनी एनर्जी एक्सचेंज करने का कोई तरीका ही नहीं बचता। और जितने नंबर ऑफ वेज किसी एटम और मॉलिक्यूल के पास अपनी एनर्जी को डिसिपेट करने के हैं, अपनी एनर्जी को स्प्रेड करने के हैं, उन्हीं नंबर ऑफ वेज के बढ़ने को कहते हैं एंट्रोपी बढ़ गई। पर 0 केल्विन पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कैन नॉट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ द मोशन। अच्छा, अब एक बात बताओ, मान लो अगर कोई, मान लो एक बच्चे को मैं एक छोटी सी स्पेस दे दूं, छोटी सी स्पेस, उस बच्चे को मैं बोलूं कि इस छोटी सी स्पेस में जितना मर्जी उछल कूद, नाच गा, हाथ पैर हिला, अपनी एनर्जी खर्च कर। लेकिन अगर मैं उसी बच्चे को एक बड़ा मैदान दे दूं, तो मैं कहूंगा अब उसके पास एनर्जी ज्यादा अमाउंट में स्प्रेड करने का तरीका बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अब वो बड़े मैदान में लंबा राउंड मारेगा, अच्छे से अपने आप को थका सकता है। लेकिन अगर मैं उसके लिए छोटी स्पेस कर दूं, तो मैं बोलूंगा इतनी जगह में जो मर्जी कर, वो कहेगा यार मजा ही नहीं आ रहा यहाँ नाचने गाने का, यहाँ अपने सोफा रखा है, यहाँ अपने टेबल रखा है, यहाँ कुर्सी रखी हुई है, जगह ही नहीं है। वो कहेगा मैं यहीं पे बैठ जाता हूँ ऐसे। यानी कि उसको अपनी एनर्जी स्प्रेड करने के लिए सफिशिएंट स्पेस ही नहीं है। जैसे ही आपने उसको बोला कि पूरे बड़े मैदान में, ग्राउंड में जो मन में आए कर, तो अब वो हो सकता है क्या करे, दौड़े भी, हाथ पैर भी हिलाए। तो वो अपनी एनर्जी को स्प्रेड करने के लिए दौड़ने का तरीका भी ले सकता है, हाथ पैर मारने का भी तरीका रख सकता है। लेकिन अगर मैं उसको छोटी जगह दे दूं, मैं बोलूं अपनी एनर्जी स्प्रेड कर, वो कहेगा मैं दौड़ तो सकता नहीं, खड़ा खड़ा हाथ पैर मारी जाऊंगा, बस नाच रहा हूं अकेला। तो उसके लिए नंबर ऑफ वेज टू स्प्रेड इट्स एनर्जी घट गई, मैं बोलूंगा उसमें एंट्रोपी घट गई। सो जब भी हम किसी सिस्टम को बोलते हैं ना इसकी एंट्रोपी बढ़ गई, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है वो अपनी एनर्जी को स्प्रेड करने के लिए उसके पास नंबर ऑफ तरीके पहले से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, सॉलिड में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, दे कैनॉट परफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन, दे कैनॉट परफॉर्म रोटेशनल मोशन, दे कैन ओनली वाइब्रेट एट देयर मीन पोजीशन। वो अपनी मीन पोजीशन पे सिर्फ वाइब्रेट कर सकता है, बस एक तरीका उसके पास एनर्जी अपनी खर्च करने का, वेस्ट करने का, लूज करने का। पर अगर वही पर किसी गैस मॉलिक्यूल की बात करूं, एटम इज फ्री टू मूव, एटम कैन परफॉर्म एवरी काइंड ऑफ द मोशन। तो उसके पास अपनी एनर्जी को खर्च करने के नंबर ऑफ वेज बढ़ गए हैं। मैं बोलूंगा उसकी एंट्रोपी
ज्यादा हो गई जब वो गैस फॉर्म में था। तो थर्ड लॉ ये कहता कि जब आप किसी एटम और मॉलिक्यूल को किसी सॉलिड सब्सटेंस की बात करते हो, एक तो उसमें पहले से एंट्रोपी कम है, लेकिन जब आप उसे 0 केल्विन पे ले जाओगे तो अब उसके अंदर हर तरीके का मोशन फ्रीज हो चुका है। अब वो किसी भी तरीके से अपनी एनर्जी को स्प्रेड या वेस्ट नहीं कर सकता। सो आई विल से दैट एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल इज 0। अब इसका हम यूज कैसे करने वाले हैं? यूज ऐसे करने वाले हैं, मान लो कि अगर मेरे पास कोई सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस, उसका टेम्परेचर 0 केल्विन है, उसको मैंने हीट किया और हीट करने के बाद उसका टेम्परेचर रेज करके 500 केल्विन कर दिया। इसका यह मतलब हो गया कि मैंने जब उसको हीट किया, इस सब्सटेंस ने हीट एब्जॉर्ब की। और अगर कोई कह दे कि चेंज इन एंट्रोपी कितना आया, तो मैं बोलूंगा डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी का इंटीग्रेशन कर दो। लिमिट्स किस पे लगाओ? टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर 0 केल्विन से 500 केल्विन पे चेंज हो रहा है। अब अगर कोई मुझे ये कह दे कि जो चेंज इन एंट्रोपी है हम यहां से निकाल सकते हैं, पर वो चेंज इन एंट्रोपी क्या बता रहा है? एंट्रोपी ऑफ द सब्सटेंस एट 500 केल्विन माइनस एंट्रोपी ऑफ द सब्सटेंस एट 0 केल्विन। आप क्या चीज पता कर रहे हो? आप ये पता कर रहे हो। तो अब अगर कोई हमें ये कह दे कि भाई 0 केल्विन पे उसमें कितनी एंट्रोपी थी, मैं कहूंगा क्या तुम्हारा सब्सटेंस प्योर था? आपने कहा हाँ। क्या आपका सब्सटेंस क्रिस्टलाइन है? आपने कहा यस। तो मैंने कहा फिर उसकी 0 केल्विन पे एंट्रोपी 0 है। अगर ये नंबर 0 है तो जो डिफरेंस आ रहा है वही तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी बन गई उस सब्सटेंस की, लेकिन 500 केल्विन पे। तो अब आप ये समझ सकते हो कि किसी सब्सटेंस के लिए गिवन टेम्परेचर पे एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर उसकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकालनी हो, दैट वी कैन कैलकुलेट यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बट हम उसका कंपैरिजन हमेशा 0 केल्विन के कंपैरिजन में हम बात करेंगे। यानी कि जब भी किसी सब्सटेंस के लिए कोई ऐसा कह दे ना एंट्रोपी चेंज बताओ, तो मैं कहूंगा एंट्रोपी चेंज फॉर एनी सब्सटेंस एज कंपेयर टू 0 केल्विन स्टेट, that entropy change is basically entropy of the substance at some high temperature। अब आप एक चीज खुद सोचो, किसी सब्सटेंस को अगर मैंने 0 केल्विन से 1000 केल्विन तक पहुंचाना है तो वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो डेल्टा एस की वैल्यू भी बढ़ेगी। डेल्टा एस की वैल्यू बढ़ने का मतलब एंट्रोपी एट 1000 केल्विन विल बी मोर। यानी कि किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उसके एक्स की वैल्यू, उसके अंदर एंट्रोपी की वैल्यू ज्यादा होगी अगर उसका टेम्परेचर भी ज्यादा है। सो एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, एज वी आर हीटिंग द सब्सटेंस, वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करके इस 0 केल्विन से इवन मच हाई टेम्परेचर पे जा सकता है। तो जो चेंज इन एंट्रोपी अगर वो ज्यादा हो गया तो अकॉर्डिंगली मैं बोलूंगा एस की वैल्यू, एब्सोल्यूट एंट्रोपी की वैल्यू हाई टेम्परेचर पे फॉर ए गिवन सब्सटेंस इज मोर। सो एंट्रोपी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी का मतलब एस वैल्यू, एब्सोल्यूट एंट्रोपी फॉर ए सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड by measuring delta S for the substance by comparing S at any temperature minus S at 0 Kelvin, calculate by computing this value of delta S। एंड क्योंकि 0 केल्विन पर S की वैल्यू 0 है, दिस इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो डेल्टा S ही S वैल्यू होगा फॉर दैट सब्सटेंस एट ए गिवन टेम्परेचर। तो अगर कोई हमें ये कह देगा कैलकुलेट एंट्रोपी ऑफ ए सब्सटेंस एट दिस टेम्परेचर, तो मैं कहूंगा पहले उसका डिफरेंस 0 केल्विन से ये डेल्टा एस निकालो, यानी कि इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो।
इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो भी डेल्टा एस की वैल्यू आएगी वही वैल्यू उसकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी होगी, बट एट दैट हाई टेम्परेचर. So this is very easy to understand the application of third law. Okay. तो ये चीज हमने कल भी देख ली थी. तो अगर इसमें किसी को डाउट है तो फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स जिन्होंने हैंड रेज किया मैं उनसे पूछने वाला हूं. तो सबसे पहले मैं कर रहा हूं चिंटू शर्मा. अच्छा, हैंड डाउन कर दिए. एक है KYLE जूनियर. यस, यू कैन आस्क मी, पर अपना वीडियो ऑफ करो. KYLEJR, कुछ पूछना है? यस सर. हाँ जी, क्या पूछना है बेटा? सर आपने कहा कि सर टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ती है, बट डेल्टा एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी. गुड क्वेश्चन. देखो, टेम्परेचर के बढ़ाने से एस की वैल्यू बढ़ रही है. आप अगर ये कहो ना कि भाई किसी सब्सटेंस का, अब देखो इसका मीनिंग क्या है. तुमने ये कहा कि सर टेम्परेचर तो डेल्टा एस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो मेरा पॉइंट सिर्फ ये, अगर तुम इस पॉइंट को ऐसे समझो, एक सब्सटेंस हाई टेम्परेचर पे है, एक सब्सटेंस लो टेम्परेचर पे है. जो हाई टेम्परेचर पे है उसमें एंट्रोपी ज्यादा है एज पर द थर्ड लॉ. अब अगर कोई ये कह दे एक सब्सटेंस हाई टेम्परेचर पे है, दूसरा सब्सटेंस लो टेम्परेचर पे है, तो अब मैंने इसको भी बराबर की हीट दी, इसको भी बराबर की हीट दी, इसको भी 25 जूल दिए, इसको भी 25 जूल दिए, तो क्या उसमें चेंज इन एंट्रोपी बराबर आएगा? एंट्रोपी तो बढ़ेगी. एंट्रोपी तो बढ़ेगी. अगर मैंने इसको भी हीट किया, इसको भी हीट किया, पर ये बॉडी थी 800 केल्विन पे सपोज, और ये बॉडी थी 500 केल्विन पे. जब मैं थर्ड लॉ बोल रहा हूं तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? 800 केल्विन वाली बॉडी में एंट्रोपी ज्यादा है, एस की वैल्यू ज्यादा है 500 केल्विन वाली बॉडी के कंपैरिजन में. अब जो तुम कह रहे हो ना, वो बात क्या है? अगर मैंने इसको 25 जूल हीट दी और इसे भी 25 जूल हीट दी, तो 25 जूल की हीट से जो इंक्रीमेंट इन एंट्रोपी आएगा वो उसके लिए चेंज ज्यादा आएगा जिसका टेम्परेचर कम होगा. यानी कि जो तुम बात बोल रहे हो वो इस लिहाज में है, अगर हम बराबर की हीट सप्लाई करें तो इंक्रीमेंट इन द एंट्रोपी किसके लिए ज्यादा आएगा. पर जो मैं पहले स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं अगर कोई सब्सटेंस 800 केल्विन पे है और कोई सब्सटेंस 500 केल्विन पे है, अब मैंने टेम्परेचर अलग अलग रखे हुए, तो मैं कहूंगा कि अगर 800 केल्विन वाली बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन ज्यादा स्टोर है, उसके अंदर एंट्रोपी का लेवल, एस की वैल्यू, डेल्टा एस नहीं, एस की वैल्यू ज्यादा. लोअर द टेम्परेचर, atoms and molecules are less able to move, there are less chances of unorganization, value of S is less in the cold body. But if you will supply some amount of heat equally to the hot body and cold body, both will get their higher entropy value, but this increment in entropy will be more for the cold body. Is your doubt clear? Yes sir, thank you sir. Okay. शिवम, कैपिटल शिवम. हेलो. हाँ सर, भाई, कल आपने इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में बताया था कि हम उसका डेल्टा एस एक इमेजिनरी रिवर्सिबल प्रोसेस से कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता. क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता? कॉपी पे तो कुछ भी पॉसिबल है. और पहली बात तो तुम मुझे ये कह रहे हो कि जो कल मैंने पढ़ाया था रिवर्सिबल एडियाबैटिक में, अगर मैं ए से बी पॉइंट पे गया तो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में मैं ए से सी गया. इसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हो ना कल वाले पॉइंट पे? यस. तो शिवम, पहली बात तो ये चीज तेरे को मेरे से कल पूछनी चाहिए. आज की क्लास में इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था. तुझे क्लास के बाद मुझे कॉल कर देता. अब इस पॉइंट को मैं दोबारा एक्सप्लेन जरूर कर रहा हूं, देख ध्यान से. मैंने कल जो बात बोली थी वो ये थी, अगर मैंने सेम स्टेट से सेम स्टेट तक रिवर्सिबल एडियाबैटिक से इसे कनेक्ट किया, तो अब मैं ए से बी तक ही इसी पाथ को
इरिवर्सिबली एडियाबेटिकली मैं अचीव नहीं कर सकता। मतलब अगर मैं ए स्टेट से बी स्टेट तक रिवर्सिबली एडियाबेटिक जाऊंगा तो मैं ए से बी तक इरिवर्सिबली एडियाबेटिकली पहुंच नहीं सकता हूं, क्योंकि अगर मैंने सेम वॉल्यूम से सेम वॉल्यूम तक एक्सपैंड किया तो मेरे लिए गैस के जो प्रेशर थे इरिवर्सिबल में ये डिफरेंट हो जाएंगे। यहां तक कोई डाउट? नो सर। ओके, अब तुम्हें कोई ये कह दे कि भाई इस पाथ के लिए डेल्टा एस निकालो, तो मैं कहूंगा ए से सी तक मैं इरिवर्सिबली वाले मेथड से तो डेल्टा एस वैसे भी नहीं निकाल सकता। तो अगर मैं ए से सी को रिवर्सिबल तरीके से जोड़ के क्यू निकाल लूं उसका, जो कि उसका एक्चुअल क्यू नहीं है, इस प्रोसेस के लिए ए से सी में जब सिस्टम इरिवर्सिबली एडियाबेटिक आया था तो क्यू एक्चुअल में तो क्यू इरिवर्सिबल है जो कि 0 था। एक्चुअल का क्यू तो 0 है उसका। पर अगर कोई मुझे कह दे कि इस पाथ के लिए डेल्टा एस निकालो, तो मैं कहूंगा इसी पाथ से इसी पाथ के लिए अगर मैं रिवर्सिबल मेथड से आता हूं, जो कि मैं रियलिटी में नहीं आ सकता, सिर्फ कॉपी पे लिखने के लिए है, तो इस मेथड से ए से सी में आते वक्त आपका क्यू रिवर्सिबल पाथ से तो कुछ डिफरेंट होगा, वो ये 0 नंबर नहीं होगा, क्योंकि हीट पाथ फंक्शन है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो, मैं तेरा पॉइंट समझ गया सर, जब आप ए से सी इरिवर्सिबली पहुंचे हो तो अब आप ए से सी रिवर्सिबली कैसे आओगे? मैं कह रहा हूं मैं ए से सी अगर रिवर्सिबली आ रहा हूं ना, तो ये तो ध्यान रख मैं इसका कंपैरिजन इससे कर रहा हूं। मैं भले ए से बी रिवर्सिबली एडियाबेटिक से नहीं जा सकता, पर मैं ए से सी तक रिवर्सिबल एडियाबेटिक से तो जा सकता हूं। ये तो पॉसिबल है यस सर। कि नहीं? यस सर। मैं ए से भी रिवर्सिबली एडियाबेटिक गया, पर मैं ए से भी इरिवर्सिबली एडियाबेटिक नहीं जा सकता। पर कोई मुझे ये कह दे कि आप ए से भी रिवर्सिबली एडियाबेटिकली जाओ, पर मैं कह रहा हूं ए से सी रिवर्सिबली एडियाबेटिकली तो जा सकता हूं, ये तो मेरी स्टेट ही कोई और है। यस सर। तो अगर मैं ये कह दूं कि मैं ए से सी रिवर्सिबली जा रहा हूं और यहां मेथड से डेल्टा एस निकाल दूं, वही इस स्टेप के लिए इरिवर्सिबल वाले स्टेप का डेल्टा एस असाइन कर दिया जाएगा। पर मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूं कि सेम वॉल्यूम से सेम वॉल्यूम तक गए तो जो आपकी फाइनल स्टेट बी होगी वही फाइनल स्टेट सी होगी। फाइनल स्टेट तो मेरी बदल गई, जो कि हमेशा से हमने कहा एडियाबेटिक में। पर जो तुम कह रहे हो ना कि आप ए से सी जब इरिवर्सिबली गए, ठीक है, मैं ए से सी इरिवर्सिबली अगर नहीं पहुंच सकता तो ए से सी तक मैं रिवर्सिबली अगर गया तो इरिवर्सिबली नहीं जा सकता। इसमें बहुत बड़ा गहरा मतलब ये है, सी पॉइंट का अगर पी बी टी दोनों स्टेट में सेम नहीं होगा, ए से सी तक अगर मैं रिवर्सिबली गया तो अगर भले ही वॉल्यूम एट ए और वॉल्यूम एट सी कुछ डिफरेंट हैं, पर अगर मैं रिवर्सिबली इरिवर्सिबली सेम वॉल्यूम से सेम वॉल्यूम जाऊंगा तो सी पॉइंट पर मेरा पी टी कुछ डिफरेंट होगा दोनों पाथ में। पर तो इसका कंपैरिजन इससे कर सकता है बी वाले मेथड से कि ए से बी रिवर्सिबली अगर गए तो ए से सी रिवर्सिबली तो जा सकते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि आप एक साइकिल नहीं बना सकते, ए से बी रिवर्सिबल, ए से बी इरिवर्सिबल, आप एक साइकिल नहीं बना सकते। पर आप साइकिल ना बनाओ तो ये तो कोई साइकिल बनाना नहीं है। बोलो, ये समझ आई मेरी बात? यस सर। तो ए से सी अगर मैं रिवर्सिबली जाता हूं सिर्फ कॉपी पे पेपर पेन पे लिखने के लिए, तो उस मेथड के लिए जो मैं क्यू रिवर्सिबल निकाल रहा हूं वो कुछ नॉन जीरो है, पर वो सिस्टम के लिए एक्चुअल क्यू नहीं है, क्योंकि असली में तो तुम ए से सी इरिवर्सिबली आए, सिस्टम का असल का क्यू तो 0 था क्योंकि प्रोसेस एडियाबेटिक थी। पर ये क्यू रिवर्सिबल अगर नॉन जीरो है तब तक उसका एंट्रोपी चेंज नॉन जीरो ही होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? यस सर। श्योर? यस सर। और अब मेरे को पिछली क्लास में नहीं ले जाना तूने, ये ध्यान रखियो।
नेक्स्ट शिवम, स्मॉल शिवम। हाँ भाई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आपने काइल जूनियर को जो बताया उसके हिसाब से सर एस इज प्रोपोर्शनल टू टी और डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। यस, कैसे पॉसिबल है सर? ये बिल्कुल ठीक समझा। S is proportional to T, but delta S is not proportional to T, क्योंकि डेल्टा S और S दो अलग चीजें हैं, क्योंकि डेल्टा S चेंज इन फंक्शन है, S इज जस्ट एंट्रोपी। यस सर। दोनों अलग चीजें, ठीक है। तो आपने एक बार काइल को जो बताया था सर डेल्टा एस के लिए, वो एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। ये बता रहा था, मान लो कि अगर एक गैस है, यस ये सर। गैस तुम्हारे पास 300 केल्विन पे है और एक गैस के पास यहां पर 500 केल्विन पे है। यस सर। दोनों एक एक मोल। सर आप कुछ बना रहे तो दिख नहीं रहा क्योंकि वीडियो ऑफ है सर। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं समझ गया, सॉरी। अब ठीक है। यस सर। अगर मैं पूछूं ना दोनों में से कौन सी गैस में हलचल उथल पुथल ज्यादा है, सर तो क्या 500 बताओगे? ओके, तो S की वैल्यू, एंट्रोपी की वैल्यू कहां ज्यादा है? सर 500 केल्विन। ओके, अब अगर मैंने इसको 25 जूल हीट किया और इसको भी 25 जूल हीट किया, तो ऐसे समझ लो ये एक समुंदर है जिसमें तूफान आया हुआ है, क्योंकि इसमें हलचल बहुत ज्यादा है, इसकी Yes, एंट्रोपी पहले से ज्यादा है, S वैल्यू हाई है, और ये समुंदर थोड़ा शांत है। इसमें भी तुमने 25 पत्थर मारे, इसमें भी तुमने 25 पत्थर मारे, कहां तूफानों का असर ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा? सर 500 केल्विन वालों। हाँ सर 25। शांत वाले में या अशांत वाले में? सर पत्थरों का असर। मान लो एक शांत पानी है और एक हलचल वाला पानी है। सर 25 हलचल केल्विन। हलचल वाले पानी में तुमने 25 पत्थर मारो और शांत पानी में 25 पत्थर मारो, सर कौन शांत से पानी सिस्टम में? शांत पानी में हलचल ज्यादा होगी ना, यस सर। तो वो चेंज इन एंट्रोपी है। यस सर। तो चेंज इन एंट्रोपी लो टेम्परेचर वाले में ज्यादा है, ठीक है। यस सर। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? यस सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। Okay, now I am moving to the next topic. Again, after 15-20 minutes, I will again ask you to ask me the doubt. अब इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, मोलर एंट्रोपी, मोलर हीट कैपेसिटी Cp of CD2O is 10 calorie at 1000 Kelvin. What is change in entropy delta S associated with cooling of 32 gram CD2O vapor from 1000 Kelvin to 100 Kelvin
at constant pressure. This is a question from your sheet JEE Mains online first problem. और आपको ये गिवन है एटॉमिक मास ऑफ ड्यूटेरियम इज 2 and your choices are 23.03 calorie per degree. Second, minus 23.03 calorie per degree. 2.303 calorie per degree. Minus 2.303 calorie per degree. तो मैं 5 मिनट्स का टाइम दूंगा, पहले आप ट्राई करो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा. पहले कोशिश करो, देखो होता है. हिंट दे रहा हूं आपको, डेल्टा एस बताना ना. क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है कांस्टेंट प्रेशर के प्रोसेस है आइसोबारिक. तो आइसोबारिक प्रोसेस का डेल्टा एस निकालना आपने सीखा था. आपने 5 या 6 फॉर्मूले लिखे थे डेल्टा एस के. तो आइसोबारिक का कुछ आपने सीखा था. सुहानी बिल्कुल करेक्ट. सुप्रतिवम लाल बिल्कुल ठीक. रिशांत वेरी गुड. यश गहलोत ठीक. ऋषभ वेरी राइट बेटे. संयम करेक्ट. संयम चिंटू में कुछ गड़बड़ की है, सॉरी. आनंद कुमार ने कुछ गड़बड़ की. हर्षद कुमार गलत. निर्वाण गलत. विद्या प्रकाश बिल्कुल ठीक. हर्षल करेक्ट. ध्रुव गलत. विवान सिंह ठीक. चिन्मय ठीक. प्रखर ठीक. शिवम अब ठीक था. चलो अब देखें, मैं करवाता हूं. गुड, वेरी गुड. जब आप ठीक करते हो ना तो मोटिवेशन मेरा बढ़ता है. हमें कांस्टेंट प्रेशर पे पूछा है और कांस्टेंट प्रेशर पे आपने डेल्टा एस निकालना कुछ ऐसे सीखा था. NCPLN T2/T1. और आपको ये मोल दिए हुए हैं क्योंकि 32 ग्राम मास पता है. मास पता है. मॉलिक्यूलर मास अगर मैं इसका निकालू, कार्बन का 12, ड्यूटेरियम का 2, तो 2 के लिए 4, ऑक्सीजन का 16, एटॉमिक मास इज 32, तो मोल्स बन गए 1. मोलर हीट कैपेसिटी CPM ये आपको गिवन है 10 कैलोरी. नेचुरल लॉग ऑफ T2 इज फाइनल टेम्परेचर कितना है 100 केल्विन और इनिशियल 1000. तो ये बन जाएगा 10 इंटू माइनस लॉग ऑफ 10 which is minus 10 into 2.303 log to the base 10, log to the base 10, log of 10 to the base 10 which is 1. So minus 2.303 times 10 which is minus 23.03 calorie per degree. I hope कि आपने ऐसे ही किया था.
अगर ऐसे किया तो बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो घबराना नहीं है, थर्मोडायनामिक्स आपकी स्ट्रांग होती जाएगी धीरे धीरे। क्वेश्चन में वैसे एक्चुअली अगर कोई आपसे ये पूछे ना कि ये पर डिग्री क्यों लिखा है, पर केल्विन क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे जो डिग्री से मतलब है ना, मतलब पर चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि आपने टेम्परेचर बदला ना, और जो टेम्परेचर का चेंज होता है वो केल्विन में अगर 900 का है तो अगर आप इसको सेल्सियस बना लो और इसको सेल्सियस बना लो तो चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस के स्केल पे और चेंज इन टेम्परेचर केल्विन के स्केल पे सेम होता है। इसलिए उन्होंने यहाँ पे पर डिग्री वगैरह बताया, क्योंकि वो एंट्रोपी चेंज पूछ रहा था। तो वो बोल रहा है कि अगर 1000 से 100 केल्विन गए तो आप अकॉर्डिंगली इसमें से 273 लेस कर दो, इसमें से 273 लेस कर दो, तो उतने डिग्री से इतने डिग्री तक जाने में जो चेंज इन टेम्परेचर है, तो वो चेंज इन टेम्परेचर के लिए पर डिग्री वर्ड बोल रहा है। दैट डजंट मैटर एट ऑल। अब सेकेंड टाइप के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, एंट्रोपी of following substances are given. Molar entropy for methane gas is 186.2 joule per Kelvin per mole. पर मोल का मतलब इसके एक मोल के लिए इतनी एंट्रोपी है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मोलर एंट्रोपी इज 213.6 जूल्स पर केल्विन पर मोल। ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर एंट्रोपी 205 जूल पर केल्विन पर मोल। वाटर लिक्विड के लिए मोलर एंट्रोपी 69.9 जूल पर केल्विन पर मोल। तो मैं ये मानता हूं कि अब आपको ये हैरानी नहीं होनी चाहिए कि सर आप एस कैसे निकाल सकते हो। मैं कहूंगा थर्ड लॉ से। ये किसी भी टेम्परेचर पर, मान लो आपको क्वेश्चन में दे दिया एंट्रोपी ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस एट 298 केल्विन आर दिस, तो 0 केल्विन पे मिथेन से लेके 298 केल्विन तक मिथेन के लिए जो चेंज इन एंट्रोपी आया होगा वही मिथेन का एंट्रोपी 298 केल्विन पे असाइन हो गया। जो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 0 केल्विन से लेके 298 केल्विन तक जो डेल्टा एस आएगा वही कार्बन डाइऑक्साइड का एब्सोल्यूट एंट्रोपी 298 केल्विन पे असाइन कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से 298 केल्विन पे मैंने सबके आपको मोलर एंट्रोपी बता दी। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज डेल्टा एस फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा एस फॉर दिस रिएक्शन। और इस टाइप के क्वेश्चन मान के चलो जेई मेंस या एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं अगर थर्मोडायनामिक्स से आएंगे, क्योंकि याद रखो मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, अभी तक मैंने आपको जितनी थर्मोडायनामिक्स बताई वो फिजिक्स है, पर उसका यूज अल्टीमेटली केमिस्ट्री में होने वाला है। तो जो हमारा लेटेस्ट चैप्टर फिर आगे बढ़ेगा थर्मोकेमिस्ट्री, उसमें हम जो आज तक एंट्रोपी डेल्टा एच सब कुछ निकालते आए ना, तब मैंने नहीं ये पूछा गैस सिलेंडर में बंद थी एक्सपैंड कर दिया। फिजिक्स में होता ही क्या है, गैस एक्सपैंड कंप्रेस कराते रहते, सॉलिड को लिक्विड बना दिया, लिक्विड को गैस बना दिया। अब उसका यूज केमिस्ट्री में हम करेंगे कि किसी केमिकल रिएक्शन में हम इस सारी नॉलेज को यूज कैसे करें। अल्टीमेटली हमारा गोल थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ना था। तो अब हम क्या करेंगे, बड़ा आसान सा काम है। सिस्टम की इनिशियल स्टेट ये है रिएक्टेंट, और सिस्टम की फाइनल स्टेट ये है। यानी कि अगर आपने एक डिब्बे के अंदर मीथेन और ऑक्सीजन का कंबशन कर दिया, मीथेन और ऑक्सीजन को जला दिया, तो सिस्टम की इनिशियल स्टेट मीथेन ऑक्सीजन थी। तो इसकी एंट्रोपी प्लस इसकी एंट्रोपी विल बी
सिस्टम की एंट्रोपी इन द इनिशियल स्टेट। जब इससे CO2 और वाटर बन गए, अब इस सिस्टम के अंदर CO2 और वाटर है, तो सिस्टम एक नई स्टेट में आ गया, क्योंकि इसके अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बदल गए, सिस्टम की फॉर्म बदल गई। किसी भी रिएक्शन में आप उसको कैसे समझोगे? किसी कंटेनर के अंदर ये रिएक्शन हो रही है और वो कंटेनर आपका सिस्टम है, और उस सिस्टम की इनिशियल स्टेट मीथेन और ऑक्सीजन थी, फाइनल स्टेट में उस सिस्टम के अंदर CO2 वाटर है। तो डेल्टा एस कैसे निकालते हैं? एंट्रोपी इन द फाइनल स्टेट माइनस एंट्रोपी इन द इनिशियल स्टेट। तो फाइनल स्टेट में एंट्रोपी किस किस के कारण है? इसके 1 मोल के कारण और इसके 2 मोल के कारण। तो मैं बोलूंगा एंट्रोपी ऑफ CO2 फॉर 1 मोल, यानी कि मोलर एंट्रोपी ऑफ CO2 इनटू इट्स कोफिशिएंट। कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई जरूर करना है, क्योंकि ये 1 मोल CO2 की एंट्रोपी है बच्चे, पर यहां बन कितने मोल रहे हैं? वाकई में 1 मोल बन रहे हैं, तो फिर इनटू कोफिशिएंट प्लस वाटर के 1 मोल की एंट्रोपी, एंट्रोपी मोलर एंट्रोपी फॉर वाटर इनटू 2। तो ये आपके सिस्टम की फाइनल स्टेट की एंट्रोपी माइनस मोलर एंट्रोपी ऑफ मीथेन इनटू इट्स कोफिशिएंट 1। मैं क्यों कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं? ये 1 मोल का डाटा है, ये 1 मोल की वैल्यू है, और कितने मोल आपके पास है वो यहां से देख रहे हैं, 1 मोल ये, प्लस एंट्रोपी फॉर 1 मोल ऑक्सीजन, बट यू हैव 2 मोल ऑक्सीजन, तो इनटू 2। तो अब आप देखो, आपको ये सारी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है, ये चारों वैल्यूज गिवन है। तो आपने CO2 के लिए वैल्यू पुट कर देनी 10 213.6, वाटर के लिए वैल्यू डाल देनी है 69.9, और उसे 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना, माइनस ऑफ मीथेन के लिए ये वैल्यू इनटू इट्स कोफिशिएंट, ऑक्सीजन के लिए वैल्यू गिवन है इनटू इट्स कोफिशिएंट। अब सिर्फ प्लस माइनस करना है यार, इससे सस्ता और अच्छा न्यूमेरिकल क्या हो सकता है? पर इस टाइप के क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट मत करना। जेई मेंस में क्या, एडवांस में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? राइट, गुड। तो फटाफट सॉल्व करो और आंसर दो मुझे। -242.3, गुड। -242.3 वैल्यू हमेशा दी रही होगी, बस आपने बस इतनी ध्यान रखना है, वैल्यू हमेशा दी होगी, आपने कोफिशिएंट ध्यान से यूज करने हैं। मैं इसका एक और न्यूमेरिकल करवा रहा हूं, और मुझे कोई डाउट नहीं है कहते हुए कि जब कभी किसी स्टूडेंट को थर्मोडायनामिक्स का कोई नया टॉपिक पहली बार पूछा जाता है, जैसे आपके अभी तक टेस्ट में थर्मोडायनामिक्स पार्ट 1 आया था पहले, पर थर्मोडायनामिक्स पार्ट 2 तो अब आपको पहली बार आ रहा है परसों वाले टेस्ट में, तो मुझे कोई हैरानी नहीं कि कोई एग्जामिनर आपसे इस तरह के क्वेश्चन ना पूछे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछना एक्चुअल पर्पस था थर्मोडायनामिक्स सीखने का, क्योंकि केमिस्ट्री में कैसे यूज करना उसका वो आना चाहिए हमें। So I'm giving you one more example. Exercise 1, part 1, B1. Sorry, B2. This is a reaction given to you. Fe2O3 solid plus 3H2 gas gives 2Fe solid plus 3 water liquid. Molar entropy for Fe2O3 solid is 87.4 जूल्स पर केल्विन पर मोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पर मोल, मतलब इसके 1 मोल के लिए ये वैल्यू एंट्रोपी की। मोलर एंट्रोपी ऑफ H2 गैस पर मोल फॉर दिस वैल्यू इज 130.7 जूल पर केल्विन पर मोल। मोलर एंट्रोपी for iron solid is
27.3 joules per Kelvin per mole, and molar entropy for water liquid is 69.9 joule per Kelvin per mole. पर मैं फिर से आपको याद दिला दूं, क्योंकि आपका कंसेप्ट स्ट्रांग रहना चाहिए। अगर कोई पूछे कि ये Fe2O3 की मोलर एंट्रोपी कैसी आई, कहां से आई, मैं कहूंगा एंट्रोपी फॉर Fe2O3 सॉलिड at any temperature minus entropy, molar entropy for Fe2O3 at 0 Kelvin. This difference is delta S, which is dq reversible by T की इंटीग्रेशन सॉल्व करने से Fe2O3 के लिए यहां से कुछ वैल्यू आई, जिसकी लिमिट क्या थी, इनिशियल टेम्परेचर 0 केल्विन एट एनी टेम्परेचर T केल्विन। क्योंकि ये नंबर 0 था थर्ड लॉ के हिसाब से, इसलिए जो यहां का डेल्टा एस आया वही इसका एस है। इसका मतलब कि जो मैं आपको Fe2O3 की मोलर एंट्रोपी यहां दे रहा हूं वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है, और जब आप किसी सब्सटेंस की एंट्रोपी बताने के लिए टेम्परेचर को स्पेसिफाई करते हैं, यही मीनिंग है कि एंट्रोपी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। जब आयरन का टेम्परेचर पर्टिकुलर सम टी वैल्यू होगी, उस पर उसके लिए डेल्टा एस क्या है, तो जो आपके लिए एंट्रोपी आप बता रहे हो वो Fe2O3 की एट सर्टेन टेम्परेचर है, और वो टेम्परेचर आपको अगर मैंने क्वेश्चन में बोल दिया कि इट इज एट 25 डिग्री सेल्सियस विच इज काउंटेड एज ए रूम टेम्परेचर, तो हम इसके लिए एक सिंबल लगाना शुरू कर देते हैं, नॉट 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 नॉट। मतलब हम बातें करते हैं स्टैंडर्ड स्टेट की। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब ये होता है जब आप किसी सब्सटेंस के लिए 25 डिग्री पे उसके लिए कोई प्रॉपर्टी बताते हो, यानी कि किसी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी की वैल्यू, किसी स्टेट फंक्शन की वैल्यू यदि आप 25 डिग्री सेल्सियस पे हमें बताओगे, हम कहेंगे आपने हमें स्टैंडर्ड स्टेट में उसकी वैल्यू बताई है। यदि कोई कह दे कि ये Fe2O3 30 डिग्री पे है, तो मुझे 30 डिग्री पर यानी कि 273 प्लस 30 केल्विन जो भी आएगा उसकी लिमिट्स में ये इंटीग्रेट करना, तो फिर मैं कहूंगा आपने मुझे Fe2O3 का एंट्रोपी वैल्यू नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में दिया है। इन शॉर्ट, सस्ती बात, जब आप किसी की एंट्रोपी, किसी का H, किसी का समथिंग, H तो हम खैर बता ही नहीं सकते, किसी का डेल्टा H, किसी का डेल्टा E, उसकी 25 डिग्री कंडीशन पे बताओगे, मैं कहूंगा कि आप मुझे स्टैंडर्ड स्टेट में उसके लिए कोई थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी की वैल्यू बता रहे। सो अगर कोई कहता है कि आपने एस कहां से निकाले, हम कहेंगे जी हर सब्सटेंस का एस उसके थर्ड लॉ से निकाला है। 0 केल्विन के कंपैरिजन में 298 केल्विन जो कि 25 डिग्री होता है, यहां का जो डिफरेंस है वो हमने इंटीग्रेशन से सॉल्व किया, लिमिट्स 0 टू 298 केल्विन की लगा के, और फिर वहां से हमें समझ में आएगा कि जो भी ये वैल्यू आई है ये उस सब्सटेंस के लिए एब्सोल्यूट एंट्रोपी है 25 डिग्री पे, यानी कि मैं यहां सिंबल लगा दूंगा एस नॉट। पर ये मेरे लिए 0 केल्विन है, इसके लिए मुझे नहीं कुछ बताना, 0 यहां पे नॉट नहीं लगाना। आई होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट। उससे हमारे न्यूमेरिकल के तरीके नहीं बदलेंगे, उससे सारी कैलकुलेशन वैसे की वैसी रहेंगी, बस एक स्टैंडर्ड वे है बताने का और कुछ नहीं। तो अब मैं बोलूंगा कैसे करोगे सॉल्व न्यूमेरिकल। डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन in the standard state, because every substance is in the standard state, so that is basically how you will calculate entropy of final state, entropy in the initial state. फाइनल स्टेट में एंट्रोपी किस किस के कारण है, आयरन के कारण और वाटर के कारण, तो मैं लिखूंगा मोलर एंट्रोपी ऑफ आयरन फॉर 1 मोल, क्योंकि देयर आर 2 कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 मोल आयरन की एंट्रोपी बताओ। वाटर के लिए 1 मोल के लिए एंट्रोपी इनटू इट्स कोएफिशिएंट 3 माइनस इनिशियल स्टेट में Fe2O3 के लिए एंट्रोपी इसके 1 मोल के लिए इनटू इट्स कोएफिशिएंट 1 प्लस
मोलर एंट्रोपी फॉर हाइड्रोजन गैस इनटू 3। तो अब आपको ये शायद सारी वैल्यूज गिवन है, तो अब आपने करना क्या, ये वैल्यूज पुट करनी है। कॉफिशिएंट्स आपको लगे लगाए मिल गए, बस आपको प्लस माइनस करके डेल्टा एस बताना। सो अकॉर्डिंगली जो आंसर आएगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर मान लिया जाएगा। सो फॉर दिस क्वेश्चन आंसर गिवन इन योर शीट इज -215.2 -215.2। तो ऋषभ को कुछ लग रहा है एकदम से कंपन आ गया, जो बहुत जल्दी जल्दी टैप कर रहे हैं, तो लेट मी कनेक्ट विद द ऋषभ। ऋषभ, आई वांट टू कनेक्ट टू यू, रेज योर हैंड। कुछ कहना चाह रहा, मैं देख नहीं पाया। ओके नयन, क्या पूछना है? सर जैसे जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था सर, जो CH4 और O2 वाला था सर, हम इसमें ऐसा बोल सकते हैं ना कि एंट्रोपी यहाँ पे घटी इसलिए क्योंकि पहले दोनों गैस स्टेट में थे, फिर बाद में एक गैस और एक लिक्विड हो गया। तो एक मिनट, कौन से पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हो? यस सर। जिसमें हमने पहले टोटल अगर मैं देखूंगा तो पहले गैस के 3 मोल थे, मीथेन प्लस 2 मोल ऑक्सीजन, अब उसमें 1 मोल CO2 है। तो मैं कह दूंगा कि एंट्रोपी इसलिए भी घट रही है क्योंकि गैस के मोल कम हो रहे हैं। पर यह भी बात सही है, उसमें कोई डिनाई नहीं करेगा। अगर आप कहो कि जी अब पहले प्रोडक्ट में अब लिक्विड भी बन रहा है, तो पहले सिस्टम गैस में था अब लिक्विड बन रहा है, इसलिए एंट्रोपी घट गई। एंट्रोपी के घटने के यहाँ 2 कारण है, लिक्विड का बनना और दूसरा गैस के मोल जो पहले 3 मोल थे अब वो 1 मोल हो गए। शिवांगी सिंह राजपूत, शिवांगी सिंह राजपूत। अच्छा हो गया सर, हो गया। ओके सुहानी। सर वहाँ पे CO2 गैस हाइड्रोजन गैस के लिए इसलिए लिखा है क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस पे वो गैसियस स्टेट में होंगे। एग्जैक्टली, रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन गैस होती है, रूम टेम्परेचर पे मीथेन गैस है, CO2 गैस है, O2 गैस। बिल्कुल ठीक पकड़ा। ओके सर, थैंक यू। यही पूछ। आर्यन, ये सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इनिशियल मोल्स दिए रहे हैं, क्योंकि डेल्टा एस तो सिर्फ 1 मोल के लिए निकाला, ऐसा जरूरी तो नहीं है। मतलब मैं समझा नहीं क्या? सर हो सकता है रिएक्शन का इनिशियल मोल्स, जैसे पहले वाला सवाल था मीथेन और ऑक्सीजन, उस दोनों का मोल्स दिया रहे और हाँ, फिर बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। मैं क्वेश्चन को ऐसे दे सकता हूँ, ये देखो, मान लो मैंने तुम्हें कहा ये एक रिएक्शन है 2A, और बच्चों ये उसने अच्छा क्वेश्चन पूछा, आर्यन ने, सब ध्यान से सुनना। 3B लिक्विड 4C गैस ऐसे दे दिया मैंने। आर्यन प्लीज अपने पीछे माइक एक बार बंद कर लो, या सारे स्टूडेंट्स अपना माइक ऑफ कर लो। ओके, मान लो इस सवाल में मैंने आपको ऐसे बोल दिया कि इसके मेरे पास 3 मोल है और इसके मेरे पास 6 मोल है, या मैं यूं कह दूं, लेट से मेरे पास इसके 4 मोल है और इसके 6 मोल है, और मैंने बोला कि अब बताओ इस रिएक्शन में मैंने एक मोल के लिए, सपोज इस क्वेश्चन में मैंने ऐसा बोल दिया, ए के 1 मोल की एंट्रोपी इतनी है, बी के 6 मोल्स की, बी के 1 मोल की एंट्रोपी इतनी है, और सी के 1 मोल की एंट्रोपी इतनी है। आई एम टॉकिंग ऑफ नाउ क्वेश्चन ऑफ दैट स्टूडेंट। अब अगर कोई मुझे ये कह दे कि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस बताओ, डेल्टा एस नॉट, तो मैं सबसे पहले मोल कंसेप्ट लगाऊंगा, मैं देखूंगा क्या इनमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं। तो 4/2 2, 6/3 2, नन ऑफ देम इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो मैं कहूंगा ये पूरे पूरे खत्म हो जाएंगे। तो फिर मैं इसके मोल निकालूंगा, तो 4 मोल से इसके कितने मोल बनेंगे? मोल कंसेप्ट 4 × 4 डिवाइड बाई 2, तो 4 × 4 16/2 8 मोल। तो अब मैं जब यहां पर वैल्यूज पुट करूंगा तो मैं कहूंगा ए के इनिशियली फाइनल स्टेट में सी के मेरे पास 8 मोल है। अब ये 4 मोल से मुझे कोई लेना देना,
इन कोफिशिएंट की जरूरत सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मेरे पास मोल इतने कैलकुलेट करने थे। अब मैं कहूंगा मेरा सिस्टम में इनिशियली 4 मोल और 6 मोल थे, अब फाइनली 8 मोल। तो मैं अब लिखूंगा एंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ सी इंटू 8 माइनस इनिशियली ए का 1 मोल का एंट्रोपी मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन ए के 4 मोल्स थे पहले सिस्टम में, प्लस मोलर एंट्रोपी फॉर बी, और बी के मेरे पास 6 मोल थे। अब मैं इन वैल्यूज को यहां पुट करूंगा। तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में हर बार आपको रिएक्शन बैलेंस्ड वे में मिल गई और उसी से आप कर रहे हो। वैसे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन ऐसे आते हैं, पर यदि कोई क्वेश्चन में मेंशन कर दे मेरे पास इसकी इतनी क्वांटिटी है, इसकी इतनी क्वांटिटी है, अब बताओ डेल्टा एस फॉर सिस्टम कितना होगा। अब मैं कहूंगा अगर इसके इतने मोल है, इसके इतने मोल है, तो पहले ये पता करो आफ्टर द रिएक्शन किसके कितने कितने मोल बच गए, कितने मोल बन गए। तो मैं कह दूंगा कि उस समय सिस्टम के अंदर अगर इनिशियली मेरे पास सी के 8 मोल बने हैं, तो 8 मोल सी के लिए टोटल एंट्रोपी कितनी है, ये 1 मोल के लिए, माइनस 4 मोल ए के लिए कितनी एंट्रोपी और 6 मोल के लिए कितनी एंट्रोपी, मुझे टोटल काउंट करना है। गुड क्वेश्चन जिसने भी पूछा। ओके, विद्या निवास मिश्रा। सर ये पूछना था सर कि जैसे अभी आपने बताया, तो अगर यहाँ पे कोई लिमिटिंग रिएजेंट होता तो सर फाइनली हम लोग क्या होता, फिर हम कॉमन सेंस यूज करते ये वाली। मान लो मेरे पास इसके यहाँ पे 10 मोल होते, तो मैं क्या करता, 4 मोल के लिए मुझे 4 × 3/2 6 मोल की जरूरत है, तो उस केस में मेरे 4 मोल बचे रह जाते। यस सर। अब मैं क्या कहता, फाइनल स्टेट में मेरे पास सिस्टम में क्या है, ये है और ये है। यस सर, यस। अब मैं कहूंगा 8 मोल सी प्लस 4 मोल बी के लिए मोलर एंट्रोपी। पता चला। अब मेरे फाइनल स्टेट में ये सिस्टम की फाइनल स्टेट होगी, और इनिशियली 4 और 10 थे। क्लियर? यस सर। गुड। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, उसके बाद फिर से आपको डाउट्स के लिए कॉल करूंगा। सो गोइंग टू प्रोसीड अहेड। अब मैं सिखा रहा हूं हाउ टू कैलकुलेट efficiency in a cyclic process। जैसे कि हमने कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी निकाली थी, पर हमने उस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं किए थे। पर एफिशिएंसी का मतलब क्या था? एफिशिएंसी का मतलब था सिस्टम ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की, उस हीट में से कितना हिस्सा उसने रिजेक्ट कर दिया हीट का। तो जितना हीट एब्जॉर्ब किया और जितना रिजेक्ट किया, जो डिफरेंस है हीट का, वो वर्क में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि पूरी की पूरी हीट एब्जॉर्ब्ड इज नेवर गेट कन्वर्टेड इनटू वर्क कंप्लीटली। तो हम ये देखते हैं कि एफिशिएंसी कैसे डिफाइन की जाती है, कितना सिस्टम ने वर्क बना के दिया, वर्क डन बाय द सिस्टम का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय कितनी हीट उसने एब्जॉर्ब की थी। कि अगर सिस्टम ने 500 जूल हीट एब्जॉर्ब की और 100 जूल रिजेक्ट कर दी, तो इसका मतलब 500 जूल एब्जॉर्ब करके जब 100 जूल रिजेक्ट किए तो 400 जूल का वर्क किया, पर 500 जूल एब्जॉर्ब किए तो 400 अपॉन 500 यानी कि 0.8 इज एफिशिएंसी। और अगर परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी है इनटू 100। तो मान लो अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाए कि एक ग्राफ दे दिया, टेम्परेचर एंट्रोपी का ग्राफ,
और यहां मैंने आपको ये कुछ वैल्यूज दे दी 100, 1000, 1500 और लेट्स से ये वैल्यू दे दी 150 और 250. This is on Kelvin scale and this is in entropy और A से B, B से C और C से A. तो पहले मैं आपके लिए एक बार ये क्वेश्चन मान लो छोड़ दिया कि आप टेस्ट में गए और आपको ये क्वेश्चन एकदम से मिलता, आप कैसे करते? मैं देखना चाह रहा हूं आप क्या दिमाग लगाते जब आपको मैंने हिंट दे दिया जितना हीट एब्जॉर्ब किया वो डिनोमिनेटर में और उस हीट का कितना हिस्सा रिजेक्ट कर दिया, जो डिफरेंस है हीट एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड का जो डिफरेंस है वो वर्क बन जाएगा. ऑब्वियसली हर्षद ये साइक्लिक प्रोसेस है क्योंकि ग्राफ में साइकिल बना हुआ मिल गया. तो आप एफिशिएंसी कितनी निकालते? आई एम जस्ट वंडरिंग टू लुक एट दैट. प्रशांत मिश्रा टोटली आंसर गलत, नेगेटिव मार्किंग पूरी होगी क्योंकि बिना सोचे आंसर दिया. आप मुझे इस डाटा से एफिशिएंसी निकाल के दिखाओ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा. भास्कर आंसर गलत है बेटा, आंसर गलत है आपका. गौरव नॉट करेक्ट. थिंक. अभी तक मुझे किसी भी स्टूडेंट का आंसर नहीं आया, ठीक लग नहीं रहा अभी तक. शशांक ने सही निकाला आंसर. ओके गुड, वन स्टूडेंट शशांक. सालिक अजीम बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग बच्चों, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, गुड. हर्षल गलत, शिवम पूरा ही गलत, हर्षल बिल्कुल गलत. आकाश चौहान नहीं है ठीक बेटे. नयन गलत. ओके संस्कार नॉट करेक्ट बेटे. रियलमी नॉट करेक्ट. वीवो गलत. कुशल बंसल गलत. यश गहलोत 100% गलत, वाहियात आंसर. अभी किसी का आंसर बिल्कुल ठीक था पर उसका नाम बहुत जल्दी फ्लैश आउट हो गया तो मैं पढ़ नहीं सकता, बट उसका आंसर सही था. नहीं समझ आ रहा ना, घबराओ मत क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया भी नहीं अभी, तभी तो करवा रहा हूँ क्लास में नया क्वेश्चन. गैलेक्सी आपका आंसर तो ठीक है, पक्का कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक की है.
चलो मैं बताता हूँ, टाइम ओवर। प्रशांत मिश्रा गलती की है कुछ कैलकुलेशन में, पर लगता है ठीक निकाला है। नयन नाउ परफेक्टली करेक्ट बेटे, बिल्कुल ठीक। अनमोल वेरी वेरी गुड। चलो अब मैं सिखाता हूं। सबसे पहले तो स्टूडेंट ये समझेगा कि ये जो वर्क की वैल्यू है ना, सिस्टम ने कितना वर्क बनाया, सर ने अभी बताया था, कितनी हीट एब्जॉर्ब की माइनस कितनी हीट रिजेक्ट की। यानी कि हमें यहां पे हीट एब्जॉर्ब्ड माइनस हीट रिजेक्टेड का मॉड, दिस इज टोटल वर्क का मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, डिवाइड बाय हीट एब्जॉर्ब इनटू 100। तो मैं पहले एक लंबे मेथड से सिखा रहा हूं ताकि आपको डिटेल में बता सकूं मैं क्या चाहता हूं आपसे। मेरी क्लास का स्टूडेंट आइडियली ये करेगा, उसको ये पता है कि डेल्टा एस इज नथिंग बट डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी का इंटीग्रेशन। तो जिस स्टेप में हीट एब्जॉर्ब होगी उस स्टेप का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा। यानी कि वो पहले देखेगा कि इस स्टेप से इस स्टेप में हीट एब्जॉर्ब हुई या हीट रिजेक्ट हुई, इस स्टेप से इस स्टेप में हीट एब्जॉर्ब हुई या रिजेक्ट हुई, इस स्टेप से इस स्टेप में हीट एब्जॉर्ब हुई या रिजेक्ट हुई। ये कैलकुलेशन करनी बस। हमें ये पता है जिस स्टेप में हीट एब्जॉर्ब होगी पॉजिटिव हीट, तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव। तो अगर मैं यहां बात करूं ए से बी पॉइंट तक एंट्रोपी कांस्टेंट है, और अगर एंट्रोपी कांस्टेंट है तो दिस स्टेप इज आइसोएंट्रोपिक। इसका मतलब ये हो गया, अगर इस स्टेप में चेंज इन एंट्रोपी 0 है, और चेंज इन एंट्रोपी 0 का मतलब कुछ हीट एब्जॉर्ब नहीं की, यानी कि इस स्टेप में ना हीट एब्जॉर्ब ना हीट लॉस्ट, क्योंकि डेल्टा एस की वैल्यू ए से बी तक तो 0 है, क्योंकि कांस्टेंट है, एस की वैल्यू तो कांस्टेंट है। तो यहां पर कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं हुई, कोई हीट लूज नहीं। अगर मैं बी से सी की बात करूं तो बी से सी में जाते वक्त एंट्रोपी बढ़ रही है। अगर बी से सी में एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है मतलब हीट एब्जॉर्ब हुई है। इसका मतलब बी से सी वाले पाथ में सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की थी। लेकिन सी से ए में आते वक्त एस घट रहा है, सी से ए में आते वक्त एस घट रहा है, तो डेल्टा एस नेगेटिव है। डेल्टा एस नेगेटिव का मतलब हीट रिजेक्ट हुई है, तो इस स्टेप में हीट लॉस्ट हुई है। तो अगर हमें यह पता लग जाए कि इस स्टेप से इस स्टेप में कितनी हीट लूज हुई, कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, और इस स्टेप से इस स्टेप में कितनी हीट लॉस हुई, तो अब हमारा आंसर यहां से बनना शुरू हो जाएगा। पर आपको यह पता है अगर मैं इंटीग्रेशन ना करूं, तो मैं लिखूंगा डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी इज नथिंग बट स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी। तो अगर मैं टी इंटू डी एस कर दूं इंटू डी क्यू रिवर्सिबल, तो दैट इज जस्ट मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। अब अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं और अगर मैंने टेम्परेचर वाई एक्सिस पे प्लॉट किया, वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे एक्स प्लॉट किया, तो ये डी ऑफ एक्स बन गया। तो y इंटू एक्स के कर्व का इंटीग्रेशन इज एरिया अंडर द कर्व। क्योंकि y एक्सिस पे टेम्परेचर है, x एक्सिस पे s है, तो y इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन इज एरिया अंडर द कर्व विल रिप्रेजेंट q रिवर्सिबल dq के इंटीग्रेशन q। यानी कि कभी भी आपके सामने कोई ग्राफ में ये दे दे t इंटू डी एस का इंटीग्रेशन, यानी कि किसी भी लाइन के अंडर टेम्परेचर और एस के ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व अगर आपको मिल जाए, दिस इज हीट एब्जॉर्ब्ड। सबसे पहले मैंने देखा
डेल्टा एस का साइन क्या है? 0। डेल्टा एस पॉजिटिव 1000 से 500, डेल्टा एस पॉजिटिव मतलब हीट एब्जॉर्ब। यहां से यहां डेल्टा एस नेगेटिव 1500 से 1000, नेगेटिव डेल्टा एस हीट रिजेक्टेड। और टेम्परेचर और एंट्रोपी के ग्राफ का एरिया विल बी, एरिया अंडर द कर्व विल बी हीट। तो अगर मैं इस बी से सी लाइन का एरिया निकालूं तो ये पूरा ट्रेपीजियम का एरिया है, बी से सी तक ये पूरा ट्रेपीजियम, ओ बी सी पी, द टोटल एरिया अंडर दिस ट्रेपीजियम विल बी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ बी सी, O B C P O. This is heat absorbed. That will be heat absorbed. और मैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे निकाल रहा हूं? पहले इस ट्रायंगल का एरिया, फिर इस रेक्टेंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस विच इज AC इंटू हाइट AB प्लस this is length into this is width. So OA, let it be this point A, OA into OP. और क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो एरिया की वैल्यू में ये वैल्यू के मैग्नीट्यूड ही डालनी। तो ए से सी में ये विड्थ कितनी है? 1000 से 500 का डिफरेंस, दिस इज 500। A से B में this change is 250 minus 150, 100. OA, this width, this length, sorry, 150, and OP, this is again 500. तो ये बन जाएगा मेरे पास 25,000 और ये 75,000 यानी कि 100,000 जूल यानी कि 100 किलो जूल। इतनी हीट एब्जॉर्ब हुई है क्योंकि बी से सी में चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव है और जहां चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव वहां हीट एब्जॉर्ब हुई। और हीट एब्जॉर्ब हुई तो निकालने के लिए T इंटू डेल्टा एस करना था। तो अगर कोई मुझे ये कह दे कि इस लाइन के अंडर का एरिया बताओ तो वो पूरा ट्रेपीजियम का एरिया, इतनी हीट एब्जॉर्ब हुई। अब कितनी हीट रिजेक्ट हुई है वो तो इस पाथ में हुई है, सी से ए वाले पाथ में, यहां से यहां। तो जितना ये रेक्टेंगल का एरिया है, this is heat rejected. Heat rejected is the area of this rectangle. So heat rejected is area of rectangle OACP. This is length into width, which is OA into OP, which is 150 इंटू 1000 और ये 1500 का डिफरेंस 500, 75,000 जूल यानी कि 75 किलो जूल। और क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड ही रखना है, एफिशिएंसी कैन नॉट बी नेगेटिव, तो मैं कह सकता हूं 100 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब हुई, यानी कि ये पूरी हीट एब्जॉर्ब हुई ट्रेपीजियम का एरिया माइनस रेक्टेंगल का एरिया विच इज बेसिकली एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, यानी कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज नेट हीट विच बीन कन्वर्टेड इनटू वर्क। यानी कि कभी भी टी टेम्परेचर और एस एंट्रोपी का ग्राफ का कोई क्वेश्चन आ जाए तो जो उस शेप का एरिया होगा, लाइक ट्रायंगल का एरिया, वो बताएगा नेट वर्क, क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट रिजेक्टेड का डिफरेंस बताएगा। पर हीट एब्जॉर्ब कितने वो तो निकालनी पड़ेगी। तो यहां से मैं अब लिख सकता हूं 100 हीट एब्जॉर्ब हुई, 75 रिजेक्ट हुई, हीट एब्जॉर्ब 100 हुई इंटू 100, दैट इज 25% एफिशिएंसी। और जिनका भी ठीक हुआ है मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग सालिक अजीम, और बहुत सारे बच्चों के लिए जिनका आंसर सही आया था। गुड, वेरी वेरी गुड। Let me give you one more question.
let's say this is temperature, this is entropy, this is O, A, B, C, और मैंने ये वैल्यू दे दी 250 केल्विन, दिस इज 50 केल्विन, और ये एंट्रोपी की वैल्यू दे दी मैंने यहां पे 600 और यहां दे दी 2000। तो अब आप मुझे बताओ इस साइक्लिक प्रोसेस में कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ, कितना हीट रिजेक्ट हुआ, दोनों वैल्यू मुझे मैग्नीट्यूड ही चाहिए, मुझे नहीं चाहिए साइन के साथ, मुझे मैग्नीट्यूड ही बता दीजिए, और यूनिट्स है जूल पर केल्विन एंट्रोपी के, और एफिशिएंसी इन दिस साइक्लिक प्रोसेस। और मान के चलो इस टाइप का क्वेश्चन आपको जेईई एडवांस में दिख जाएगा, तो आप ये नहीं कह सकते कि एंट्रोपी की मैंने कोई वैरायटी छुड़वा दी, मैंने एंट्रोपी की हर टाइप का क्वेश्चन हमने देख लिया। ओके, पर मेरे एफर्ट्स वेस्ट मत करना, जो वीडियोस मैंने आपको बोले हैं शेयर किए हैं उनको जरूर देखना, क्योंकि उसमें एग्जांपल्स प्रैक्टिस के लिए मैंने करवाए हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर मैंने पूछा इनमें से कौन से स्टेप्स में हीट एब्जॉर्ब भी नहीं हुई, रिलीज भी नहीं हुई, तो आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस मतलब जिन स्टेप्स में डेल्टा एस इज 0, तो वहां पर हम ये कह देंगे कुछ हीट का एब्जॉर्प्शन या कुछ हीट का लॉस नहीं हुआ। जिन स्टेप्स में डेल्टा एस 0, वहां हीट का ना कोई एब्जॉर्ब हुई ना हीट यूज हुई। तो ऐसे स्टेप्स कौन से जहां आइसोएंट्रोपिक है? सी से ओ कांस्टेंट एंट्रोपी, ए से बी कांस्टेंट एंट्रोपी, लेकिन ओ से ए में डेल्टा एस पॉजिटिव है, एंट्रोपी ओ से ए में बढ़ गई और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ओ से ए वाले पॉइंट में क्यू पॉजिटिव हुआ, चेंज हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, क्योंकि डेल्टा एस पॉजिटिव है, सो हीट इज एब्जॉर्ब्ड। कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई? इस ओ ए के अंडर का एरिया, यानी कि क्यू आर ए ओ, पूरा बड़ा एरिया यहां से यहां तक था, तो दिस इज एरिया अंडर OARQ, which is this width, sorry, this height, which is length of the rectangle, let's say, this is width. So 250 is this length into this width, 2000 minus 600, 1400. This is 35,000, यानी कि 35 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब हुई। कितनी हीट रिजेक्ट हुई? बी से सी में एंट्रोपी का चेंज नेगेटिव है, जहां डेल्टा एस नेगेटिव है वहां हीट रिजेक्ट हुई है, हीट लॉस इज नेगेटिव साइन हीट लॉस का, तो मैं बोल दूंगा यहां पर एरिया अंडर द कर्व निकालो। तो अब की बार ये एरिया अंडर द कर्व, इस लाइन के अंडर का एरिया which is QCBR वाला, which is again length into width, which is 50 times 1400. So this is 70,000. कैसा हो सकता है?
क्या ऐसा हो सकता है कि हीट रिजेक्ट, यहां पर मेरे से गलती होगी, 350,000 आएगा, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब ज्यादा होगी तभी तो हीट रिजेक्ट कुछ हिस्सा होगा। तो एफिशिएंसी विल बी 350 किलो जूल माइनस 70 किलो जूल डिवाइड बाय 350 इंटू 100, यानी कि 28/35 टाइम्स 100। आगे कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, राइट? गुड। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक। एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूं और जो मुझे अपने प्रेजेंस में आपको करवाना है। भले मैंने ये न्यूमेरिकल JA1 वालों को करवाया भी है, पर मुझे आपको भी करवाना है। और इस न्यूमेरिकल को आप बेहद अच्छे से सीखेंगे क्योंकि ये JEE एडवांस लाइक क्वेश्चन है। जिसको लगता है टाइम हो गया, ही और शी कैन लीव द क्लास। मैंने बांध के किसी को नहीं रखा। This question is exercise 3 JEE Mains and question is from 2019 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, यहीं पे लिखूंगा नहीं क्वेश्चन। आपको बोला कि आपके पास एक कंटेनर में आइस है, ये आइस के कुछ क्यूब्स हैं और ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है, यानी कि 273 केल्विन पे। अगर हमें इसको इस कंटेनर में आइस से स्टीम बनाना हो और वो भी 383 केल्विन पे, यानी कि सिस्टम की इनिशियल स्टेट आइस क्यूब है, उसे सिस्टम को हीट करके उसको 383 केल्विन तक ले गए और स्टीम बन गई अंदर। तो आपको बताना है इस प्रोसेस में डेल्टा एस कितना होगा। तो इस सवाल का मेन थीम क्या है? यदि आपको किसी सब्सटेंस की एंट्रोपी चेंज पूछी है पर उसका इनिशियल टेम्परेचर उस सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट से भी कम हो और उसका फाइनल टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा हो, तो डेल्टा एस सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। वो प्रोसेस सिंगल स्टेप में नहीं है, वो प्रोसेस कई सारे स्टेप्स में हो रही है। और किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर, कोई भी सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम हो और अगर उसी सब्सटेंस का टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो, तो ऐसे केस में डेल्टा एस कैसे निकालने, ये अपने आप में एग्जैक्टली थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बहुत बड़ी एप्लीकेशन। इसमें क्या किया जाता है, ध्यान से समझिएगा। मान लो मैं आइस की बात कर रहा हूं और आइस का टेम्परेचर मैंने आपको उस सवाल में तो 0 डिग्री दिया था, पर मान लो मैंने आपको अपनी तरफ से बोल दिया -10 डिग्री सेल्सियस, और आपको पता है कि आइस 0 डिग्री पे मेल्ट होगी, 0 डिग्री उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो ऐसे केस में उस सब्सटेंस को, यानी कि आइस को, जिसका टेम्परेचर -10 डिग्री, उसके मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री से कम है, और वही आइस जब स्टीम बन गई वेपर्स की फॉर्म में, जिसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, पर ये टेम्परेचर 383 -273 विच इज 110 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहां के लिए आप डेल्टा एस कैसे निकालेंगे? तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें, इस प्रोसेस को करने में कौन कौन से स्टेप्स की जरूरत है। पहला स्टेप, आइस का टेम्परेचर अगर -10 डिग्री है तो पहले इसे हीट करके सॉलिड फॉर्म में आइस 0 डिग्री तक लेके आओ। सॉलिड टू सॉलिड टेम्परेचर -10 से 0 करो। इस केस में ऑब्वियसली -10 से 0 तक पहुंचाने के लिए आइस को हीट एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, तो डेल्टा एस विल बी
dq रिवर्सिबल बाय t का इंटीग्रेशन। और जब इंटीग्रेशन करोगे तो लिमिट्स क्या लगाओगे केल्विन में, दिस इज 263 केल्विन टू 273 केल्विन, दिस इज 263 केल्विन, दिस इज 273 केल्विन। जब सॉलिड से सॉलिड आप कन्वर्ट कर रहे हो, किसी सॉलिड की एंट्रोपी चेंज निकालनी है, किसी लिक्विड की एंट्रोपी चेंज निकालनी है, तो पहले आपको उसके लिए जितनी भी हीट अब्सॉर्ब हुई है उसका टेम्परेचर आप इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो। और इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको हीट को, Q को T की टर्म्स में ले जाना पड़ेगा, dt की टर्म्स। तो मैं यहां ये फॉर्मूला लगाऊंगा, dq by mass into that dt is its specific heat capacity, या मैं लगाऊंगा dq by number of mole into dt is molar heat capacity। या तो मैं स्पेसिफिक हीट का यूज करूंगा या मोलर हीट कैपेसिटी का यूज करूंगा। ये क्वेश्चन पे डिपेंड होगा, आपको आइस के मोल्स दिए हैं या आइस का मास दिया है, आपको आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है या मोलर हीट कैपेसिटी दिया है। तो मान लीजिए आपको सवाल में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस की दे दी गई, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मास और स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर को आप रिलेट करके dq की टर्म में बताओगे। और क्योंकि इस प्रोसेस में सॉलिड से सॉलिड है, कोई प्रेशर चेंज तो होगा नहीं सिस्टम में, तो ऑटोमेटिकली दिस q इज qp, दिस स्पेसिफिक हीट इज एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस q इज qp मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि इस स्टेप में कहीं भी प्रेशर का चेंज नहीं होगा। तो अब मैं dq को कैसे लिखूंगा, मास into specific heat capacity at constant pressure into dt by t का इंटीग्रेशन from 263 Kelvin to 273 Kelvin। अगर आपने मोल्स के टर्म में लिखना तो ये आपकी चॉइस, मोल्स into molar heat capacity at constant pressure into dt by t का इंटीग्रेशन from 263 Kelvin to 273 Kelvin। जब भी कभी किसी सब्सटेंस कि फिजिकल स्टेट सॉलिड है या लिक्विड है, तब आप dq को हमेशा हीट कैपेसिटी की टर्म में जरूर लिखोगे और फिर आप t की टर्म्स में इंटीग्रेट करोगे। उस सवाल में आपको आइस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन होगी या मोलर हीट कैपेसिटी गिवन होगी, उसके मोल्स गिवन होंगे, उसका मास गिवन होगा। पर हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के लिए आप ये वाला फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकते, ये तो लगा ही नहीं सकते, ये तो सिर्फ गैस के लिए लगता था। और क्योंकि इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है और आइसोबारिक प्रोसेस में जो आपने आज की क्लास का पहला न्यूमेरिकल किया था उसमें आपने यही फॉर्मूला लगाया था, तो मैंने कोई अलग फॉर्मूला नहीं किया। आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले जो पहला न्यूमेरिकल CD2O वाला था, जिसमें प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे बता दी गई थी क्वेश्चन में, यहां बताई नहीं थी, यहां खुद अकल लगानी है कि भाई सॉलिड टू सॉलिड प्रेशर का तो कोई चेंज नहीं हो रहा, ऑटोमेटिकली दिस प्रोसेस इज आइसोबारिक, और आइसोबारिक का डेल्टा एस आपने ये सीखा ऑलरेडी हुआ है। तो दिस इज नथिंग टू सरप्राइज, नथिंग टू गेट सरप्राइज कि ये क्या हो रहा है। पर मैंने बस इतना बदलाव बताया कि क्वेश्चन में जरूरी नहीं है आपको मोलर हीट कैपेसिटी गिवन हो सकता है आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी और मास दिया, तो आपने इसे इंटीग्रेशन से बाहर निकालना है और dt बाई टी का इंटीग्रेशन आपको करना अच्छे से आता है। तो ये बन जाएगा NCPM ln T2 बाई T1। लॉग वैल्यूज आपको एग्जाम में गिवन होंगी, पर ये पहला स्टेप था। सेकेंड स्टेप में जब आइस 0 डिग्री पे आ गई, तो आइस 0 डिग्री पे आते ही इट विल एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड फॉर्म एट 0 डिग्री। मेल्टिंग पॉइंट आ गया। जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट आ गया तो ये फेज ट्रांजिशन हो गई।
जब तक सारी की सारी आइस जितनी भी आपके पास मात्रा में है, जिस भी मात्रा में आइस है 2 किलो 4 किलो 6 मोल 10 मोल, जब तक वो सारी की सारी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती तब आप जितनी भी इसे हीट दे रहे हो वो उसका टेम्परेचर राइज नहीं करेगी, क्योंकि फेज ट्रांजिशन आप पढ़ चुके हो, जब मेल्टिंग पॉइंट पे कोई सब्सटेंस होगा उसका टी कांस्टेंट होगा, उसका पी कांस्टेंट है। और आपने ये पढ़ा हुआ है कि फेज ट्रांजिशन में सॉलिड से लिक्विड में डेल्टा एस इज नथिंग बट डेल्टा एच बाय टी विच इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड टी इज मेल्टिंग पॉइंट। आपकी बार आप ये फॉर्मूला नहीं लगा रहे हो। ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि टी कांस्टेंट था, तो टी इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, टी इंटीग्रेशन से बाहर आ गया और डी क्यू पी का इंटीग्रेशन क्यूपी, और क्यूपी इज नथिंग बट डेल्टा एच। इवेंचुअली ये फॉर्मूला यही है, पर जब भी फेज ट्रांजिशन होती है तो टी इंटीग्रेशन से बाहर आता है और अंदर क्यूपी रह जाएगा, और डी क्यूपी का इंटीग्रेशन इज क्यूपी विच इज डेल्टा एच। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्वेश्चन में दी होगी, क्वेश्चन में दी होगी, और टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट आपको मालूम है, और वो भी क्वेश्चन में दिया होगा। नहीं दिया होगा तो आइस का तो आपको मालूम है 273 केल्विन। लेकिन जब सारे की सारी आइस लिक्विड बन गई, अब इस लिक्विड को 0 डिग्री सेल्सियस से हीट करके 100 डिग्री तक तो ले जाओगे, पर ये अभी लिक्विड है, लिक्विड से लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके गए तो टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो गया। फिर से सेम फॉर्मूला लग गया, डेल्टा एस इज डी क्यू रिवर्सिबल एट कांस्टेंट प्रेशर बाय टी का इंटीग्रेशन वाई क्यू पी, बिकॉज लिक्विड टू लिक्विड कन्वर्जन में प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, सिस्टम प्रेशर इज कांस्टेंट, तब टी इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा। ठीक इसी तरह सेम आप लगा दोगे मास इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड विच इज डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड आइस, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉलिड फॉर्म के लिए अलग है, लिक्विड फॉर्म के लिए अलग है, ये क्वेश्चन में दी जाएगी। इनटू dt बाय टी का इंटीग्रेशन, टेम्परेचर चेंज हो रहा है 273 केल्विन टू 373 केल्विन। तो फिर से आपने ये फॉर्मूला लगा दिया लिक्विड्स के लिए या सॉलिड्स के लिए जब उनका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लेकिन फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रही। फिजिकल स्टेट इज सेम, फिजिकल स्टेट इज सेम, बट द मोमेंट फिजिकल स्टेट इज डिफरेंट देयर इज एन इक्विलिब्रियम, फेज ट्रांजिशन का फॉर्मूला। अब यहां पे जाके मास इनटू स्पेसिफिक हीट फॉर लिक्विड, और ये बन गया ln T2 बाय T1। लास्ट स्टेप में अब जब वो लिक्विड बन चुका है 100 डिग्री सेल्सियस पे, it will establish equilibrium with its vapor form. This is boiling point. फिर से फेज ट्रांजिशन होगा, फिर से आप डेल्टा एच बाई टी लगाओगे, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे जाके टी कांस्टेंट है, टी इंटीग्रेशन से बाहर, डी क्यूपी का इंटीग्रेशन क्यूपी, क्यूपी इज डेल्टा एच विच इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बाय बॉइलिंग पॉइंट। लास्ट में जब आपका गैस 100 डिग्री पे आ गया, उसको आपको 110 डिग्री पे ले जाना, तो लास्ट स्टेप में आप फिर से गैस को 100 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस पर ले जा रहे हैं। तो अब की बार फिर से टेम्परेचर चेंज हो रहा है, फिर से मैं वापस ये फॉर्मूला लगा दूंगा, डेल्टा एस फॉर द नाउ गैस इज इंटीग्रेशन ऑफ मास इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इनटू dt बाय टी, और टेम्परेचर चेंज हो रहा है 273 केल्विन से 373 केल्विन, और ये बन जाएगा मास इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इंटीग्रेशन से बाहर, dt बाय टी का इंटीग्रेशन ln T2 बाय T1। This is 383 Kelvin, sorry, this is 373 Kelvin, this is 383 Kelvin.
पर स्पेसिफिक हीट गैस की अलग होती है, ये क्वेश्चन में मिलेगी। स्पेसिफिक हीट लिक्विड की अलग है, क्वेश्चन में मिलेगी। स्पेसिफिक हीट सॉलिड की क्वेश्चन में मिलेगी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, आपको कहां जरूरत पड़ी थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? यहां, ये मिला होगा क्वेश्चन में। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी दिया होगा। पर ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो जेईई 2019 में सवाल पूछा गया था, और मैंने इसी को वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया, जो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया। आप इसी लेक्चर को, इसी क्वेश्चन को शॉर्ट वीडियो में पूरी वैल्यूज के साथ पढ़ा हुआ देख सकते हैं। सो JA1 को मैंने ये आज क्लास में करवाया। सॉरी, JA1 की क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उसमें मैंने ये सब एक्सप्लेन किया, तो आपको भी मुझे एक्सप्लेन करना था। बट इन सारे स्टेप्स का डेल्टा ऐड करना लास्ट में। फर्स्ट स्टेप का डेल्टा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सबका डेल्टा ऐड करोगे तो जाके आपका पूरा प्रोसेस